जैसे इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो इंश्योरेंस जो होता है ना, इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जनरल इंश्योरेंस और एक हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन नंबर 124 की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ को वापस से कंपनसेट नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की परिभाषा को अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे। जबकि जनरल इंश्योरेंस क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस किसी घटना के घटित होने पर इस काम को परफॉर्म कर दिया जाएगा, यही होता है इंश्योरेंस का मतलब। बाइक चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी की मोटरसाइकिल में आग लगी, या फिर किसी का मोटरसाइकिल कार चोरी हो गई, एक ऐसी घटना घटी है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, कंपनी उसको रीइंबर्स कर देगी, जिससे कि उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। एक्चुअली ये जो जनरल इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस सेक्शन नंबर 31 से कवर हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन नंबर 124 जो है उसमें भी जनरल इंश्योरेंस को कवर किया गया है, मगर इस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट को कवर किया गया है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की पूरी परिभाषा को शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 124 कह रहा है कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी को ये वचन दे रहा है कि मेरे द्वारा नुकसान पर या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नुकसान पर, शब्द लिख रखा है देखो, ह्यूमन बीइंग, सेक्शन नंबर 124। पर्सन है ना, वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनबद्धता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के आचरण से ही हुई हानि ही शामिल है, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई आग लग जाना या फिर कोई ऐसी काम हो जाना उसमें शामिल नहीं है। एक्चुअली वो सब की सब चीजें किसमें शामिल होगी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। सेक्शन नंबर 124 भी एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है, पर ये इंसानों के द्वारा की गई आचरण पर निर्भर करता है, जबकि सेक्शन नंबर 31 इसका एक वास्ट पार्ट है। तो सभी क्षतिपूर्ति की संविधाएं एक समाश्रित संविदा है, मगर सभी समाश्रित संविदाएं इंडेमनिटी की संविदा नहीं है। केवल इंसानों की वजह से हुए नुकसान, केवल इंसानों की वजह से हुए, ये जो आदमी है जो इस तरह का वचन दे रहा है, इसको हम कह रहे हैं इंडेमनीफायर। और जिस आदमी को इस तरह का वचन दिया जा रहा है वो है इंडेमनिटी होल्डर। हाँ, या तो इंडेमनिटी होल्डर कर दो, इंडेमनिटी होल्डर कर दो, या इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। अभी नाली ने बोले कि सर आपने ई तो बीच में लिखा है, इंडेमनिफाइड ई है नहीं है, नहीं INDE नहीं है सर, नाली ने मुझे गलत साबित किया, मैंने बोला ही नहीं। तो सेक्शन नंबर 124 भी एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सारे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मगर सारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्स और वाई अलग अलग नहीं है। इसका मतलब है इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है,
एग्जॉस्टिव नहीं। ठीक है। सेक्शन नंबर 124 कितने पक्षकार? 2 पक्षकार। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? क्षतिपूर्ति का। क्या कर रहा है? एक आदमी को ये वचन दे रहा है कि मेरे आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आचरण से आपको कोई क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति दिए जाने का वादा मैं आपसे करता हूँ। आपको किसी तरह का कोई काम नहीं करना है, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। सेक्शन नंबर 125 इंश्योरेंस कवर नहीं है इसमें। इंश्योरेंस कवर लाइफ है। इंश्योरेंस नहीं। लाइफ, देखो एक बात तो लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है, दूसरी बात जनरल इंश्योरेंस वो जो इंसानी हरकतों से शामिल हो जाते हैं वो तो इसमें कवर है। किसी भी व्यक्ति के आचरण से हो रहा है तब तो कवर है, मगर एक्सीडेंटली हो रहा है तो इसमें कवर नहीं है। इंश्योरेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये भी एक इंडेमनिटी नहीं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट है, मगर केवल व्यक्तियों के आचरण से प्रभावित नहीं, व्यक्तियों के आचरण को ही सीमित करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो सर एक्सीडेंट होता है तो वो भी तो सर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। हाँ तो फिर वो तो जनरल इंश्योरेंस में शामिल हो गया ना। नहीं, ये कह रहे एक्सीडेंट में वो मर जाए तो। आप बोल रहे हो ना एक्सीडेंट। अच्छा देखो एक्सीडेंट में हो गया वो तो हो जाएगा। अब मान लो एक भूकंप आ गया, आग लगी, ऑटोमेटिक से लगी, पेट्रोल वगैरह लीक हो रहा था, फिर उसको आप किस में लोगे? वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है 31। एक्सीडेंट हो गया, मैं और तुम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मेरे हाथ से आपकी मोटरसाइकिल का नुकसान हो गया, तब फिर आपकी मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ है तो मेरी मोटरसाइकिल का जो कंपनी वाला है वो आपको रीएम्बर्स करेगा, क्योंकि आपकी जगह नहीं, यदि कंपनी नहीं करता तो मुझे आपको रीएम्बर्स करना पड़ता। उसने क्या कहा कि यदि आप मुझे पैसे दे दो या फिर ये अमाउंट दे दो तो आपको यदि किसी व्यवहार का नुकसान होता है तो मैं उसको रीएम्बर्स करूंगा। तो अब मेरी जगह कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। कंपनी आपको कहेगी कि साहब ना एक काम करो, आप आरिफ साहब पर दावा मत करो, आरिफ साहब पे के ऊपर यदि दावा हो रहा है तो उसका रीएम्बर्स कौन कर रहा हूँ? कंपनी कर रही है। इंश्योरेंस के सारे जो पार्ट्स आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 124 के जस्ट बाद में बात बताई सेक्शन नंबर 125 में, जिसके 3 पार्ट है। किस किस चीज को रीएम्बर्स किया जाएगा साहब? नंबर 1 ऑल डैमेजेस, जो भी खर्चे हो रहे हैं। सेकेंड कॉस्ट यदि कोई इम्पोज हो रही है। थर्ड यदि इसके अलावा भी और भी किसी भी तरह का कोई भुगतान है। 125 को 3 बातों से याद रखेंगे। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, जबकि उस पर वाद लाया जा रहा है, सारे सम्स, सारे कॉस्ट और सारे डैमेजेस, इन 3 बातों को प्राप्त करने का अधिकार होगा उसका, इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति से। ये हो गया सेक्शन 124 से 125। ए बी को ए है ना सर? हाँ, इस ए ये ए तो इंडेमनिफायर है ना। हाँ। और वो इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर पर्सन। सेक्शन नंबर 126 क्या कह रहा है? बहुत आसान चीज है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी का मतलब क्या होता है कि साहब यदि ये आदमी परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करें। चाहे तो बैंक की गारंटी हो सकती है, चाहे वो किसी भी सामान को लेने देने की गारंटी हो सकती है। देखिए जैसे कि सेक्शन नंबर 126 क्या कह रहा है कि आप लोग इस मार्केट में, मान लो आपकी कोई बात करते हैं, सामने जूते वाले की दुकान पर, ये आप और आपको ये शूज चाहिए, SHOE शू, सामने वाली दुकान में पसंद आ गया आपको। ये दुकानदार ने आपको रेट बताई कि साहब ये तो 20,000 रुपए के जूते हैं, आपके पास में भी कुछ पैसा नहीं है। तो दुकानदार ने कहा एक काम करो, घर के सामने कौन रहते हैं? आरिफ साहब रहते हैं। ये आरिफ साहब, आप है ना इन आरिफ साहब से मुझे करवा दो, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। आरिफ साहब कह देंगे तो फिर मैं भर लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। आप नहीं दोगे तो पैसे कौन किन से ले लूंगा मैं?
सारे हिसाब से ले लूंगा। यार साहब आप मेरे घर आए घंटे बजे सर ऐसी सरल बात है। मैं गया सामने रसूल के पास में, कहा कि ये काम कर रहे हैं इसको दे दे, यदि ये पैसे नहीं देती वापस तो मैं दे दूंगा, ठीक है। मैंने क्या दिए इस आदमी को, ये रसूल है सामने जूते वाला, ये है जूते वाला, उसका नाम रसूल है, गुलाम रसूल। ये आप है और ये सर है। सर ने क्या किया है, आपकी श्योरिटी ली है। क्या ली है? तो मैं कौन हो गया? श्योरिटी। सामान देने वाला कौन है? जो आदमी, जो रसूल है वो कौन बन गया है? प्रिंसिपल डेप्टर। क्रेडिटर। हाँ सॉरी क्रेडिटर। और ऋण किस पर चढ़ा है? एक आप, ये आप बन गए प्रिंसिपल डेप्टर, जिसको कहेंगे पीडी। ये तो है प्रिंसिपल डेप्टर, मूल ऋणी, जिसको हम कह रहे हैं हिंदी में मूल ऋणी। ये है क्रेडिटर, जिसको हमने क्या कहा है? देना। ये कौन है? श्योरिटी। ये है प्रतिभू, जिसने गारंटी दी। बैंक में भी ऐसे होता है। बैंक में गया मैं लोन लेने के लिए, मेरी साख ठीक नहीं थी, बैंक ने कहा काम करो खुशवीर से करवा दो, उसका क्रेडिट स्कोर ठीक है। यदि खुशवीर आपका गारंटर बन जाता है तब फिर हम आपको 2 लाख रुपए का मॉर्गेज कर देंगे। मैं गया खुशवीर के पास, तो खुशवीर ने कागज साइन करके दे दिया कि साहब ठीक है मैं गारंटर बन जाता हूँ। हालांकि बनना नहीं चाहिए याद रखना, गारंटर और किसी भी आदमी का जमानती। जमानती का मतलब यही है कि ना वो जमानत ले रहा है, गारंटी ले रहा है कि ये नहीं होगा तो मैं आपको पेश करके दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कभी बनना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में खुशवीर क्या हो जाएगा? यदि खुशवीर मेरी बैंक में जाकर गारंटी देता है तो श्योरिटी। मैं कौन हो गया? प्रिंसिपल। और बैंक कौन है? क्रेडिटर। यदि मैं किसी भी रूप में, मैं या फिर आप रसूल को पैसे नहीं देते हो तो फिर कर्तव्य का पालन किसको करना पड़ेगा? जी करना पड़ेगा। रसूल ने मुझे इन जूतों की रेट 20,000 बताई थी, पर रसूल को पता है कि यार 20,000 के साथ साथ इसमें है ना 4,000 रुपए का इनकम टैक्स भी, जो रसूल ने मुझसे खुला नहीं किया, ओपन नहीं किया। जूते देते हम कितने रुपए की बात हुई? केवल 20,000। और मन मन में क्या कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ तो कितने? 20,000 का? 20,000। और मन मन में बात कर रहे हैं 4,000 रुपए टैक्स, ठीक है। मेरे को ओपन नहीं किया, अब वो आए मुझसे पैसे लेने के लिए, तो कितने रुपए के लिए लाइबल है वो मुझसे? केवल 20,000 या 24,000 लेगा। 20। तो खुल के बात बताना जरूरी है। छुपी हुई बातों के लिए श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है। प्रिंसिपल डेप्टर हो गया, ये हो गया, ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मेट हो रहा है, कोई फॉर्मेशन हो रहा है। किन किन तरह के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट हो रहे हैं? क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच, और प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच। बस ये रहा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये रहा क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में हो गया नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में गारंटी का। क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में क्या हो रहा है? यदि ये अपने काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं परफॉर्म करूंगा, जो भी मैं अपन ने सेक्शन 124 में पढ़ा। क्या कहा था? यदि इस आदमी के किसी काम से आपको कोई नुकसान है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। अभी 124 में यही तो पढ़ा अपन ने। तो कौन सी गारंटी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच में? तो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी। और इन दोनों के बीच एक्चुअली ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और यही वास्तव में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है।
इसको क्या प्रतिफल मिला है? सर को क्या प्रतिफल मिला है? सर के कहने पर यदि इस आदमी के द्वारा कोई काम कर दिया गया है तो ये काम सर के लिए प्रतिफल है साहब, केवल ये बताता हूं भाई। इसको तो क्या मिल गए? जूते 20,000 के। इसको क्या मिल जाएंगे? 20,000 रुपए मिल जाएंगे। एक्स को क्या मिला? सर को क्या मिले? सर का प्रतिफल क्या है? जूते मिल गए इनको। सर के कहने पर इसके द्वारा किया गया आचरण ही सर का प्रतिफल है ना? सबने तो कहा था इसको करने का, बस ये प्रतिफल है, ये गारंटी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एक गर्भित कॉन्ट्रैक्ट है, यही गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 126 पढ़ रहा हूं मैं। प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। सॉरी, ये लेनदार नहीं, ये लेनदार। ये प्रतिभू और ये मूल ऋणी। प्रतिभू की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति, अच्छा सेक्शन 124 तो कहता है क्षतिपूर्ति की संविदा, है ना? यदि उसके द्वारा उसके काम में कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको रीइंबर्स करता है। जबकि ये क्या है? यदि कोई आदमी काम नहीं करे तो उसकी जगह ड्यूटी को परफॉर्म कौन करेगा? मैं करूंगा। वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है लेनदार कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है। सेक्शन 127 प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल। एक्स ने जो गारंटी दी उसके लिए क्या प्रतिफल है? सेक्शन 127 कह रहा है मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 127। क्या समझ गए भाई? इसको तो प्रतिफल मिल गया, इसको भी प्रतिफल मिल गया, इसको क्या प्रतिफल मिला बेचारे को? वही बात है। हाँ भाई, मैंने आपको कहा कि यार दीपक आप खुशी को 20,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है ना? आपने मेरे कहने से क्या कर दिया खुशी को? तो ये मेरे कहने से यदि इसको 20,000 रुपए मिल गए तो ये क्या है? मेरा प्रतिफल, यही तो मेरी गारंटी है। सेक्शन 128 इसका दायित्व कितना होगा भाई? यदि इसने 20,000 रुपए के जूते लिए हैं तो इनका दायित्व कितना? 20,000। मान लेते हैं कि क्रेडिटर के मन में जग जाए कि यार बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है, रोजाना आता है, दुआ सलाम करके जाता है, तो ये 20,000 रुपए नहीं लेके मैं इसे 16,000 यानी 15,000 रुपए ही लूंगा। तो आपसे यदि 15,000 रुपए मांग रहा है तो फिर सिक्योरिटी से कितने रुपए की डिमांड करेगा? 15,000 की करेगा। तो इसका जो लायबिलिटी है वो मूल ऋणी की लायबिलिटी के सम विस्तीर्ण होगी है। जितना कि वो बताएगा उतनी जितनी की उसकी रहेगी उतनी इसकी रहेगी। हो गया सेक्शन 126 और 127 दोनों। और 128 में सेक्शन 129 यहां हम लोग एक सेक्शन और डालेंगे बीच में जिसका नाम है चलत प्रत्याभूति। चलत प्रत्याभूति इसको बोल दो कंटिन्यूइंग गारंटी, CONTINUING कौन है? TNUING कंटिन्यूइंग गारंटी, GUARANTEE गारंटी। क्या है साहब गारंटी? ये सवाल आरटीएस के बेंच पर पूछ लिया, 3 नंबर का सवाल।
ये 2 लाइन में लिखना। केवल 2 लाइन में लिखना और धारा लिखनी नीचे के साथ। चलित प्रत्याभूति किसे कहते हैं? तो एक ऐसा समझे कि चलित प्रत्याभूति कहते हैं किसे हैं कि ये तो था एक काम की गारंटी के लिए, है ना। मैंने क्या कहा, इसको केवल जूते दे दो, गारंटी खत्म हो गई। यदि मैं इसको कहता हूं कि इसको केवल जूते ही नहीं दो, और आप जो रसूल भाई है जूते वाले, वो इसको जूते देने के बाद में इसको घर पे भी छोड़ देना। घर पे छोड़ने के बाद में इनके पापा को कोर्ट इससे कोई काम है तो वहां से ऑफिस लेकर जाकर उनको फाइल दिला देना, और फिर इनकी भतीजी को भी स्कूल छोड़ते हुए आना। तो मैंने ये जो गारंटी ली है 20 20,000 रुपए की, वो केवल इसके एक काम पर ही खत्म हो गई है या काम की सीरीज तक चल रही है? काम की सीरीज तक चल रही है। तो इसका मतलब कि जब गारंटी कामों के 2 या 2 से अधिक काम की श्रृंखला पर या फिर उसकी सीरीज तक चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? चलित प्रत्याभूति। वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, चलित प्रत्याभूति कहलाती है। एग्जाम्पल, इसी का इलस्ट्रेशन। क इस बात के प्रतिफल स्वरूप ख अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए ग को नौकर रखेगा। ए ने कहा बी को कि साहब तू तो जमादार है, तेरे पास जमीन है, एक्स है, वाई है, जेड है, इनसे किराया लेना है, और किराया का केवल 1 महीने का एक बार ही लेगा या जब तक किराएदारी चलेगी तब तक लेगी। एक्स ने कहा बी को कि तुम्हारे जो जमीनें हैं उनकी जमादारी इकट्ठी करने के लिए आप मेरे कहने से सी को अपॉइंट कर लो। तो इस आदमी की गारंटी क्या केवल एक आदमी से किराया लेने तक खत्म हो गई या एक बार किराया लेने से खत्म हो गई? नहीं, इसकी गारंटी तब तक चलेगी जब तक ये आवली चलती जाएगी। ठीक है, तो वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार क्या है? समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, चलित प्रत्याभूति कहलाती है। इलस्ट्रेशन नंबर सी पढ़ो दीपक इसका। ख द्वारा ग को परिदत किए जाने वाले आटे के 5 बोरों की कीमत के जो एक मास में दी जानी है, संदाय के लिए ख को क प्रत्याभूति देता है। क्या हुआ है? क्या हुआ है समझो, बताओ मुझे। क्या हुआ लीनियस इलस्ट्रेशन में? ये श्योरिटी बन रहा है किसके लिए? बी और सी के बीच में, कि सी है ना बी को 5 बोरे देगा तो वो दे देता है, लेकिन बाद में 4 बोरे वो और दे रहा है जिसकी सूचना उसको नहीं है, या फिर जिसके बारे में वो श्योरिटी नहीं बनाया, तो अब ए लाइबल नहीं है उस चीज की। वो केवल एक बार के लिए लाइबल था क्योंकि वो चलित प्रत्याभूति नहीं थी। लिख देना यहाँ पर, एक मास में 5 बोरे का ही संदाय के लिए लाइबल है, सह व्यवहारों के लिए नहीं। या फिर ऐसा कर दो कि एक माह में 5 बोरे एक ही सह व्यवहार है, सह व्यवहारों की आवली नहीं है। इसमें लिखा है ना कर द्वारा दी गई प्रत्याभूति चलित प्रत्याभूति नहीं थी, मतलब है ही नहीं, सह व्यवहारों की आवली नहीं थी इस वजह से, ठीक है ना। और इसलिए वह उन 4 बोरों की कीमत के लिए दायी नहीं होगा। सेक्शन 130 क्या कह रहा है? गारंटी का रिवोकेशन है।
कि साहब उसने कहा था कि साहब ये मेरी गारंटी का आदमी है, आप इसे काम करवा लो, 1 साल काम करवा लिया, बाद में उसे पता चला कि अब ये आदमी क्या बन चुका है, इसका लाइफ खराब हो चुकी है, तो वो जाके क्या कर देगा, लेनदार को जाके इन्फॉर्म कर देगा कि साहब मेरे विश्वास का नहीं है, ध्यान रखना। तो जब उसको रिवोक करना है तो रिवोक कैसे किया जा सकता है, उसको किसी भी समय इन्फॉर्म करके सूचना दिए जाकर। सर ये सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी का रेवोकेशन है, कंटिन्यू गारंटी, ये इसमें केवल कंटिन्यू गारंटी है। बाकी वैसे अपन यदि रिवोक करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लो खुशवीर को पता चल गया कि आरिफ साहब को जो 2 लाख रुपए की गारंटी दी हुई थी बैंक में, वो खुशवीर की गारंटी की थी और अब मैं 2 लाख रुपए चुकाने का हकदार नहीं हूं, तब फिर खुशवीर क्या करेगा, नोटिस देगा उसको, मतलब सूचना देगा बैंक को कि साहब मैंने इससे गारंटी दे रखी थी, अब मैं इसका गारंटर नहीं बनाना चाहता। बैंक क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को जिसको भी एवज में रखी हुई थी उसको भी एक को सीज कर लेगी और ये कहेगी कि जब तक कि तुम मुझे दूसरा गारंटर नहीं लाकर देते तब तक आपकी प्रॉपर्टी हम रिलीव नहीं करेंगे, है ना। तो जब भी कभी किसी गारंटर को रिलीव होना होता है तो वो सूचना दी जाकर रिलीव हो सकता है। तो कोर्ट में वो जमानत देते तो वो अपना नाम वापस लेते, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। जब हाँ यदि उसने वापस ले लिया तो फिर कोर्ट उसको वापस देगी, या कि नया तो नया बोलना जमानती, और नहीं तो फिर तुम्हारी जमानत जब्त की जाकर ढेर सारी वारंट इशू होगा। उसके लिए भी नोटिस देना पड़ेगा उसको, जब हाँ कोर्ट में अपन एप्लीकेशन लिखेंगे और कोर्ट फिर उसको नोटिस भेजेगी कि साहब या तो नया जमानती और या फिर ये बात। अपन एक जमानती आदमी का भी विड्रॉल कर सकता है, ठीक है ना। सेक्शन 131 रिवोकेशन कैसे हो रहा है, श्योरिटी मरा तो क्या फिर श्योरिटी के लीगल हायर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपन लायबल ठहराएंगे। अगर उसका भावी संभव से संबंध है, मतलब अगर फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है कि वो जरूरी है तो शायद फिर नहीं हो पाएगा, फिर बाद में उसकी श्योरिटी खत्म हो जाएगी। मतलब हर कंडीशन में खत्म नहीं होगा बस। हाँ फिर या तो तब जब तक के लिए वो उससे विश्वास का रिश्ता बना ले, या तो मतलब इसका मतलब केवल इतना है कि अब मान लो वो कोई काम करता है और यदि उससे कोई नुकसान हो जाता है, ये वाली बात कि ये कोई काम करता है उसका नुकसान हो जाता है, अदरवाइज तो मैं भरपाई करूंगा। अब यदि इसकी डेथ हो गई या फिर इसने रिवोक कर दिया तो अब इसकी भरपाई ये नहीं करेगा, ठीक है ना। सेक्शन 133 यदि लेनदार और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में वो अपने हिसाब से ही क्या कर देते हैं, शर्तों में एक्सेप्ट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी क्या रहेगी, उन्मोचित हो जाएगा। इलस्ट्रेशन इसमें देखेंगे अपन। 132 भी करना है। 132 में केवल एक आदमी गारंटर नहीं है, 2 आदमी गारंटर है, तो फिर 2 आदमी गारंटर रह के काम करेंगे। 133 133 का ये जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ना, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा ये क्या कह रहा है 133, संविदा के निबंधनों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन हो जाएगा। जो भी फेरफार मूल ऋणी और लेनदार के बीच में संविदा के निबंधनों में प्रतिभू की सम्मति के बिना किया गया है, वह उस फेरफार के पश्चात सेवावारों के बारे में प्रतिभू का उन्मोचन कर देता है। मतलब कि आज सर ने इसको 20,000 रुपए की गारंटी दे दी, कल फिर आया कुछ फिर एक सर वो 20,000 रुपए के एक जूते और दे दो, उसने मेरे को बिना सूचित किए हुए दे दिए, तो क्या उन 20,000 रुपए के लिए मैं लायबल रहूंगा? नहीं, मैं बस केवल उसी 20,000 के लिए रहूंगा। या फिर यदि ये गारंटी पैसों के बारे में नहीं होती, किसी संयमवार के बारे में होती और वो संयमवार के बारे में शर्तों में ये दोनों आपस में चेंजेस कर देते, तो फिर यदि कोई घटना घटित होती तो उसके लिए मैं लायबल रहूंगा, अब लायबल नहीं रहेगी। ये कहानी कह रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ग के बैंक में प्रबंधन के तौर पर ख के आचरण के लिए ग के प्रति क प्रतिभू होता है। इसका मतलब क्या है, बैंक है ख का, सॉरी ग का बैंक है, उसमें किसको अपॉइंट किया जा रहा है,
अपन ऐसा मान लेते हैं कि जैनब का बैंक है, मुझे उनके बैंक में काम करना है और मैं खुशफीर को लेके गया कि खुशफीर यार एक बार तुम जैनब से बात करो ना यार, वो मुझे अपने बैंक में काम करवाने के लिए रख लेती है। तो जैनब ने खुशफीर से बात करके रख ली। तत्पश्चात क की सम्मति के बिना ख और ग संविदा करते हैं कि ख का संबलम बढ़ा दिया जाएगा और ओवरड्राफ्ट से हुई हानि की 1/4 का ख दायी होगा। ख एक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट करने देता है और बैंक का कुछ धन की हानि होती है। देखो ये बैंक में काम कर रही थी, ऊपर खुशफीर के कहने से उसने मुझे अपॉइंट कर लिया, हो गया बस, केवल उस अपॉइंटमेंट तक की जिम्मेदारी थी आपकी। फिर मैं और जैनब एक षड्यंत्र रखते हैं, क्या एक काम करते हैं, बैंकों में बैंक में इतना पैसा वैसे नहीं आ रहा है, अपन थोड़ा सा पैसा चुरवाने की बात कर लेते हैं, ओवरड्राफ्ट करवा लेते हैं, पैसा ज्यादा निकलवा लेंगे, जमा कम करवाएंगे तो हम लोग वो जो पैसा रहेगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये जो काम था ये जैनब ने खुशफीर की सम्मति से किया था? नहीं। जब खुशफीर ने उसको लिए अपनी परमिशन ही नहीं दी है, तब फिर अब मेरा ये आचरण के लिए क्या खुशफीर लायबल रहेगा आपके प्रति या नहीं रहेगा? अब नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कंसेंट में लिए बिना शर्तों में फेरफार कर दिया। ठीक है, क्या उसकी सम्मति के बिना किए गए फेरफार के कारण, ये क्या खुशफीर है के कारण, फेरफार के कारण अपने प्रतिभूति से उन्मोचित हो जाता है और इस हानि को पूरा करने का दायी नहीं होगा। अब वो लाइबिलिटी फिर मेरी रहेगी। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 133 का। सेक्शन 134, यदि उसने उसको पेमेंट कर दिया तो अब उसका दायित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो उन्मोचित हो जाएगा। सेक्शन 135, प्रतिभूति का उन्मोचन जबकि लेनदार मूल रीडिंग के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है। देखो क्या हुआ, 20,000 रुपए की मांग कर रहा है आपसे वो। आपने कहा कि यार एक काम करो ना, हालांकि देने तो मुझे ही है, आप मेरे को 1 महीने की इजाजत दो। तो दुकानदार ने मेरे को कहा कि आरिफ सर वो 1 महीने की इजाजत और मांग रहे हैं। मैंने कहा 1 महीने को दे दो, दे ही देगा, नहीं तो फिर मैं दे दूंगा। तो उसने यदि मेरी परमिशन से ये समय बढ़ाया है तब तक फिर मैं उन्मुक्त नहीं होऊंगा। और मैंने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर दे देगा और वो 1 महीने के अंदर अंदर नहीं दे रहे, मेरे को कंसेंट में शामिल नहीं लिया, तब फिर अब मेरी लायबिलिटी कहां तक थी? केवल 1 महीने तक ही थी, उसके बाद में नहीं। ये कहना चाह रहा है, प्रतिभूति का उन्मोचन हो जाएगा जबकि लेनदार और मूल ऋणी के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद लाने के लिए करार करता है, वाद न लाने के लिए करार करता है। ये बस कब कह रहे हैं कि प्रतिभूति का उन्मोचन उस दशा में नहीं होगा जबकि प्रतिभूति की सम्मति के साथ समय बढ़ाया गया है, और प्रतिभूति की सम्मति नहीं ली है उस वक्त उसका उन्मोचन हो जाएगा। उस पर वाद न लाने का करार करता है। भाई वाद न लाने का करार भी यही है कि यदि ए इसको 5,000 रुपए नहीं 20,000 रुपए नहीं देता है तो फिर बी के पास में क्या ऑप्शन है? इसके ऊपर करार लाने का, नहीं इसके ऊपर 20,000 रुपए का दावा करेगा। अब ये 20,000 रुपए दावा लाने पर फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में तो मैं दूंगा पैसे। कब कहा था मैंने उसको पेमेंट करने का कि यदि ये फेल होता है तो ऐसी स्थिति में पेमेंट कौन करेगा? मैं करूंगा। अब वो दावा न लाए जाने का करार कर देता है उससे कि साहब अब मैं इस 1 महीने में तेरे दावा नहीं लाऊंगा, अगले 1 महीने में दावा लाऊंगा। अब टाइम पीरियड किन किन के म्यूचुअल कंसेंट से बढ़ा? उन दोनों की। श्योरिटी उसमें शामिल नहीं था, अतः श्योरिटी का उन्मोचन हो गया। जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभूति उन्मोचित नहीं होता है। क्या कह रहा है सेक्शन 136? हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन छोड़ भी सकते हैं इनको। किसी तीसरे व्यक्ति के
थर्ड पर्सन एक और आ गया, मतलब अब सीन में केवल ये 3 आदमी नहीं है, मतलब जो लेनदार है उसके अलावा ये 2 आदमी नहीं है, थर्ड पर्सन और आ गया। उस थर्ड पर्सन के कहने से कह रहे अरे यार उस आदमी पर तुम यार दावा अभी इतना जल्दी मत करो, 1 महीने का रियायत उसको और कर दो। तो उसकी बात से उसको 1 महीने की रियायत दे देता है लेनदार, जो कि प्रिंसिपल डेब्टर और लेनदार के बीच की बात नहीं हुई। किसके बीच की बात हुई है? लेनदार और एक थर्ड पर्सन की। टाइम बढ़ा है, अब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होगा। प्रतिभू उन्मोचित कब हो जाएगा, डिस्चार्ज कब हो जाएगा? जब इन दोनों की सहमति से टाइम बढ़ा, किसी थर्ड आदमी की सहमति से बढ़ा, तब प्रतिभू डिस्चार्ज नहीं होगा। ऐसे तो फिर वो टाइम बढ़ाते रहेगा, तो ये उन्मोचित नहीं। बात ये है कि उसका टाइम बढ़ाया जाने का घाटा उसको ही है। मान लो ये टाइम जो वाद लाए जाने का समय सीमा टाइम डेप्ट हो जाती है, नहीं टाइम बाढ़ हो जाती है, फिर घाटा किसको? ये क्या कहेगा कि यार तुम उस पर दावा तो करो, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में विधि के द्वारा प्रवर्तन करवाया जा सकता है। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने पर ये फेल होगा तभी तो मैं परफॉर्म करूंगा ना, और ये तो ये चाहता है टाइम बाढ़ हो जाए, इसलिए वो बिना उसको बताए हुए उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। सेक्शन 140 संदाय का पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार। जहां की कोई प्रतिभूति ऋण शोध्य हो गया है, जो डैप 20,000 रुपए का दिया गया था वो क्या कर दिया, रिकवर कर लिया गया है, या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया है, वहां वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो प्रतिभू द्वारा उस सब के जिसके लिए वह दायी हो संदाय का पालन कर प्रतिभू में विलीन हो जाते हैं। क्या हो गया है? यदि वो असफल हो जाता है पेमेंट लिए जाने में, तब फिर इसको पेमेंट लिए जाने की गारंटी का अधिकार किसमें निहित हो जाएगा? श्योरिटी में। पेमेंट हो गया है उसके बाद एक मिनट, जहां की कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया हो या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो। ये शोध्य हो गया हो क्यों लिखा है भैया पे? सर इंग्लिश where a guaranteed debt has become due। बिकम ड्यू है। ड्यू का मतलब यदि उसने कोई टाइम लिमिट मांगा था कि साहब 2 महीने के बाद में मैं दे दूंगा, जैसे ही वो 2 महीने खत्म हुए तब अब ये क्या बना है? ड्यू बन गया है, शोध हो गया, मतलब अब उसको मांगे जाने का अधिकार बन गया है। सर ये 137 का जो रजिस्ट्रेशन है 137 का इसमें मतलब लिखा है कि ऋण दे हो जाता है, मतलब पेबल दे दिया उसने या फिर क्या? पेबल मतलब देने योग्य, मतलब ये शोध भी हो गया ना, इसका भी मतलब है। यदि वो उसके ऊपर सूट नहीं ला रहा है, इसका मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। अब हम आगे आ रहे हैं बेटा सेक्शन नंबर 142 और 143 पर। दुर्व्यपदेशन के द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविद्यमान्य होगी या छिपाव के द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविद्यमान्य होगी। ये दोनों वो बातें जो कि रसूल छुपा कर बैठ जाते हैं।
कि सर टैक्स भी देना रहेगा और वो उसके ऊपर इतना बकाया भी ऑलरेडी वो नहीं। सेक्शन 145 क्या कह रहा है? यदि खुशवीर ने मेरी गारंटी दी थी बैंक में और मैं पैसा देने में असफल हो गया, वो डेब्ट जब बना था तब मैं देने में असफल हो गया, बैंक ने किसे रिकवर कर लिया? खुशवीर से। तो खुशवीर के क्या अधिकार है? वो मेरे खिलाफ कभी भी दावा कर सकता है। मतलब ये 20,000 रुपए यदि मैंने दे दिए तो फिर मैं किससे डिमांड करूंगा फिर वापस? मूल ऋणी से। सेम यही बात है। सेक्शन नंबर 145 प्रत्याभूति की हर संविदा में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने का मूल ऋणी का विवक्षित वचन रहता है। ये तो था एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट था ना इन दोनों के बीच में, ये एम्प्लॉयड। और प्रतिभू किसी भी धनराशि को जो उसने प्रत्याभूति के अधीन अधिकार पूर्वक दी हो मूल ऋणी से वसूल करने का आधार है, किंतु उन धनराशियों का नहीं है जो उसने अनधिकार पूर्वक दी। बात 20,000 की चली थी, उस राज्यों को दे दे हिसाब 21,000 ले ले और मैं उससे 21,000 ले लूंगा, नहीं, वो फिर अनधिकार पूर्वक की बात हो जाएगी। सेक्शन 148 पर आ जाओ सीधे। उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिति की परिभाषा किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। जैसे यदि काम करने के लिए कोई व्यक्ति किसी मकसद विशेष को करने जाने के लिए किसी संपत्ति का परिधान कर रहा है, जैसे कि मैं यदि कपड़े टेलर की दुकान पर जाकर कपड़े सिलवाना चाह रहा हूं और मैंने उससे क्या दिया है? कपड़े दिए, तो क्या वो अपने नाप के कपड़े सीखे अपने ब्याह में जाकर आ जाएगा? क्या करेगा? वो उन कपड़ों को तब तक रोक कर रखेगा जब तक कि उसके द्वारा किए गए कौशल का भुगतान नहीं कर दिया गया। क्या मैंने उसको ऑनरशिप ट्रांसफर किया? तो क्या ट्रांसफर किया जैनब मैंने उसको कपड़े देते वक्त? पोजीशन, केवल और केवल पोजीशन, है ना? कि साहब आप इसका कब्जा रखो, तब तक के लिए रखना है जब तक कि मैं इसको आपसे वापस नहीं लेता। उद्देश्य विशेष। और भी क्या हो गया कि मैंने गाय पाली हुई थी, मुझे मेड़ता जाना था, मैंने दीपक को कहा यार गाय ना इसके बछड़ा होने ही वाला है, काम करो यार, इसकी देख रेख कौन करेगा, आप रखो और जब मैं वापस आऊं तब दे देना। तो दीपक ने गाय अपने पास रख ली, बछड़ा भी हो गया और अब मेरे आने के बाद में कहे कि ना सर आपने तो गाय दी थी, गाय लो। क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकता। ये आप दीपक क्या है ऐसी स्थिति में? उपनिहिति। मैं कौन हूं? उपनिधाता। हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उपनिधान की संविदा हुई। सेम इसी तरह से जैसे कि मेरी बहन की शादी थी, मैं टेंट की दुकान पर गया, मुझे बर्तन चाहिए, तो वहां से बर्तन लेके आया और वो बर्तन मुझे किसी विशेष मकसद को पूरा करके उससे वापस क्या देने? वापस लौटा। तो ऐसी स्थिति में टेंट वाला क्या बनाए? उपनिधाता। वो उपनिधाता बनाया और मैं कौन हूँ? उपनिहिति। और ये उपनिधान की संविदा है, ठीक है ना? चलो, उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए, मतलब किसी मकसद स्पेशल के लिए, किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा लिया जाएगा। या तो कपड़े सील दिए, लौटा दो, टेंट का काम इस्तेमाल हो गया, लौटा दो, मोटरसाइकिल मैंने आपको दी, आपने इस्तेमाल की, काम हो गया आपका, मोटरसाइकिल आप मेरे को वापस लौटा दीजिएगा। या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा वहनित कर दिया जाए। मैंने कहा कि यार आप ये मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ या फिर आप मेरा ये 4 किताबें ले जाओ, पढ़ो, इस्तेमाल कर लेना,
और जब तुम्हारे इस्तेमाल में आ जाए ना तो फिर यार किसी को दान दे देना यार, अब मेरे भी मतलब की नहीं है। तो आपने क्या किया, मेरे बताए गए निर्देशों के अधीन उसको अन्य व्यक्ति को व्ययनीत कर दिया, व्ययनाधीन कर दिया। तो या तो लौटा दे या बताए गए व्यक्ति के द्वारा निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनीत कर दिया जाए। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता, जिसको हम कह रहे हैं बेलर, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट का है। तो जो आदमी सामान दे रहा है वो है, जिसको दिया जा रहा है वो है, और ट्रांजैक्शन क्या कहला रहा है, बेलमेंट। जमानत जब हम किसी आदमी की कोर्ट में लेते हैं तो क्या लेते हैं, बेल, बेल लेते हैं। ये बेल शब्द यहीं से आया। वो क्या करता है, उस सामान को या फिर किसी प्रतिभूति को उसके अडाने रखता है, गिरवी रखता है, और कहता है कि सर यदि मैं नहीं आऊं तो आप इस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ले लेना। या फिर वो क्या कहता है, यदि आप नहीं आते हो तो इस प्रॉपर्टी को हम हमारे इस्तेमाल में ले लेंगे। गाड़ियों के कागज रखवाते हैं, बेल करवाते हैं, जमानत होती है। तो समझ गए अपन ये। यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण उपनिहिति के रूप में करने से संविदा करता है, तो वह तद द्वारा उपनिहिति हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है, यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर परितत न किया गया हो। यदि डिलीवर नहीं किया गया है तो भी उसके पास में यदि ऑलरेडी वो सामान पड़ा है तो भी वो क्या बन जाएगा, उसका उपनिहिति बन जाएगा। बिना परिधान के भी उपनिधान हो जाएगा। तो सवाल ये कि क्या बिना परिधान के उपनिधान हो सकता है? कंडीशन यदि वस्तु ऑलरेडी उस आदमी के कब्जे से। सेक्शन नंबर 150, उपनिहिति ने उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य है। वो कोई भी आदमी जो सामान दे रहा है, जैसे कि मैं किसी आदमी से कार किराए पर लेकर आया, खरीद तो नहीं ली, इसका मतलब है कि जैसे ही मैं कार को इस्तेमाल कर लूंगा उसके बाद मुझे उसे, तो कार वाला कौन है, मैं हूं। तो ये क्या कह रहे हैं, उपनिधाता का ये कर्तव्य है कि जो कोई भी माल उसको दिया जा रहा है वो उसको कोई भी कमी पेशी उसमें तो उसको बताएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है कि ये गाड़ी कैब भाड़े पर लेता है, गाड़ी अक्षयकर है, यद्यपि खे को ये मालूम नहीं है और कै शत हो जाता है, क्षति के लिए कै के प्रति खे उत्तरदायी है। अच्छा, मान लो जिस आदमी से मैं गाड़ी लेकर आया उसको पता भी नहीं था कि गाड़ी खराब है या नहीं है, तो भी उत्तरदायी होगा। तो सवाल ये लिखा हुआ सबसे लास्ट लाइन सेक्शन नंबर 150 की, यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया है तो उपनिधाता ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है, चाहे उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व से वह परिचित था या नहीं था, दोनों स्थितियों में। अगर उसको पता नहीं है तो पता नहीं तो भी वही लायबल है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सामान ब्रेक फेल नहीं हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको ब्रेक सही करके देवे, चेक कर। तो ना कपड़े सिलाने दे रहे अगर अपन वहाँ पे इसको कैसे कि कपड़ा फटा हुआ है अगर, तो लाइफ तुम्हारी लाइफ बेटी जो दे रहा है। हाँ, यदि कपड़े फटे हुए हैं, नहीं भी फटे, जो टेलर ने कुछ गड़बड़ी कर दी, मैं उसे बताऊंगा कि देखो यार ये कपड़े फटे हुए हैं, आप इसको काट के यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर देना। नहीं, तो अगर वो पहले से फटा हुआ नहीं है हमारा टेलर ने कुछ अब तो फिर वो कहेगा कि भैया आप लोग आपकी लाइबिलिटी आपने सही नहीं। हालांकि ऐसे ही होता है कि साहब ये तो पहले से ही फटा हुआ ही था। आगे चले, अच्छा क्या हुआ, जैनब को कहाँ से हंसी? जैनब को एक इवेंट याद आ गया, क्योंकि ये भी कपड़े सिलने का काम करती है ना, तो इसको सेम वो कहानी जो इसके साथ में हो गई थी वो याद आ गई। शर्ट निकाल दिया, मैंने कुछ किया। बताओ बताओ। ऐसा होता है, ऐसे काफी बार करते करते किधर से किधर की अच्छी चल जाती है, फिर या तो जोड़ तोड़ के सही कर देती, नहीं होती तो कहती होती ऐसे ही था। चले आगे।
सेक्शन 153 और सेक्शन नंबर 154 दोनों आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं। क्या किया है उसने, उसको जिस मकसद के लिए काम करने के लिए दिया था उसने उस मकसद के लिए काम में नहीं लिया। जैसे कि उसने घोड़ा उसको इसलिए दिया कि वो घोड़े पर बैठकर सवारी कर सके, जबकि उसने क्या किया, तांगे में ले जाके बिठा के सवारी चलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उसके विकल्प पर ये क्या है, वॉइडेबल है। और जैसे ही कोई चीज वॉइडेबल होती है तो उसे अपन क्या डिमांड कर सकते हैं, कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 154 प्रतिकर देने के लिए दायी होगा। त्रिपन और 54 सेम ही है। हाँ, 53 कह रहा है उसके विकल्प पर वॉइडेबल होगी और 54 कह रहा है कंपनसेशन की मांग। सर आज जाएगा पता नहीं। अभी खत्म ही है, आज नहीं, 20 खत्म ही है। सर कट रहे हैं। मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो है, बाकी अभी टाइम 6 थोड़ी बजे। नहीं मैं पूछ हाँ, हो जाएगा। 6:30 बजे तक हो जाएगा। हाँ, ये तो क्या पूछ रहे हैं? बहुत लंबा खिंच गए हैं कॉन्टेक्ट। अपन इंग्लिश ज्यादा पढ़ी ना सर। पर इंग्लिश पढ़ी हुई काम जब वाला। मजा आवे, जब तुम काम में लोगे। नहीं सर, मतलब इनडायरेक्ट वगैरह हमारे साथ आती है, मतलब ऐसे क्लियर हो गया ना। इससे पहले क्या स्थिति थी आपकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मेरी तो सर आपको पता है, पर आपके तो पढ़े हुए नोट्स बने हुए अच्छे से। तभी मेरे तो तो सर notes आपने भी आपने बने हुए रिवीजन थे। हो गया ना, आपने पढ़ा है। नोट्स ही बने सर, पढ़े नहीं। नोट्स ही बने वो। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मेरा था ही नहीं। और एक्टिव कैसे? वो तो थोड़े बहुत मैंने करे थे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो। और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके मेरे किए हुए तो थे? नंबर ही इसी वजह से आया, बाकी तो क्वालिफाई नहीं होता हिंदी इंग्लिश। अच्छा, हिंदी में कम आया, इंग्लिश तो ठीक होता है। अपन को हिंदी के भी टॉपिक देखते रहने चाहिए क्या, धीरे धीरे बीच हिंदी में। में तो संधि समास देखे थे तो 330 सवाल आए। मतलब ही नहीं था। स्कैम हुआ है तो सर। तो कुछ एक हो गया। वो वाच्य वगैरह तो आते हैं तो वो सेम ही लगते हैं सर, ज्यादा कुछ डिफरेंट भी पता नहीं चलता। ट्रिक भी उसकी अवेलेबल नहीं है। वाच्य वगैरह की क्या? हाँ, वाच्य और यार इसको मैं देखूंगा यार, वास्तव में ये भी जो वाच्य वाले कर्म है ना, ये मराते हैं बेटा। और एक वो है ना, कौन सा टेंस बनेगा जिसको हाँ। कुछ उदाहरण दिए गए माल का प्रत्यावर्तन। सेक्शन नंबर 159 रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेचुटियसली, लिख रखा है इंग्लिश में ग्रेचुटियसली। और ग्रेचुटियसली का मतलब क्या देखा था अपन ने इससे पहले? यही था, बिना प्रतिफल के या बिना अनुग्रहिक, मतलब बिना प्रतिफल के देने का विचार है। तो इसका मतलब आप उसे वापस ले, बस इसको केवल ऐसे ही याद रखना। समय के अवसर पर प्रयोजन पूरा होना। हिम्मत है सर जी। सेक्शन 163 163 जो पहले 162 छोटा सा ही सेक्शन है। अनुग्रह उपनिधान का पर्यवसान कब हो जाता है? मृत्यु पर। सेक्शन 163 क्या कह रहे हैं? तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उपनिहित वह वृद्धि या लाभ जो उपनिहित माल से प्रौद्भूत हुआ हो, उपनिदाता को या उसके निर्देशों के अनुसार परिणत करने के लिए आबद्ध है। सेम ये वही एग्जांपल है। क एक गो को देखभाल के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है, गो के बछड़ा पैदा होता है, वह नहीं ख वह गो और बछड़ा क को परिणत करने के लिए आबद्ध है। मतलब उपनिहित माल में यदि वृद्धि हो जाती है तो ये माल उपनिहित ही की नहीं है, उपनिधाता का ही है। हाँ, वो माल लेना देने से कब तक रोक सकता है?
जब तक पेमेंट नहीं हो जाती फिर भाई मान लो कि ना बछड़ा होते समय ना आपने किसी डॉक्टर को हायर किया और चारा लगा। चारा वगैरह लगा और हो सकता है आपके 10-5 हजार रुपए खर्च भी हो गए उसमें, तो अब आप प्रॉपर्टी को तब तक रोक कर रख सकते हो जब तक कि आपका खर्चा वापस से नहीं ले लेते। दूध में सेटअप की तरह दूध के आगे हम कर रहे हैं, 1 मिनट सेक्शन 169 नालिनी पढ़ो तो। सामान्यतः विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा? मतलब क्या हुआ, एक चीज मिली है रास्ते में जिसको क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। जबकि कोई चीज जो सामान्यतः विक्रय का विषय हो जाए तब यदि स्वामी का युक्तियुक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके या वह पड़ा माल विधिपूर्ण प्रभारों का मांगे जाने पर संदाय करने से इनकार करे तो पड़ा पाने वाला उसको बेच सकेगा। क्या क्या बातें हैं? कि अगर है ना, एक तो उसका पता नहीं लग रहा है, पता नहीं या लग रहा फिर है कि पता उसका लग मालिक रहा है, कौन है। या हाँ, फिर पता लग रहा है और मगर जो प्रभार थे वो उन्मोचित नहीं कर रहा, मतलब दे नहीं रहा उसको। खर्चे जो उसके ऊपर लगे वो उसको दे नहीं रहे। ठीक है, तो उसको मतलब क्या बेच हुआ, सकेगा। जैसे कि मेरे को हीरे की अंगूठी मिली, हीरे की अंगूठी पता चला किसी आदमी विशेष की है, नहीं अभी तक पता नहीं चला, मैंने अखबार में दे दिया, ये दे दिया, किसी की भी हो तो ले जाओ, तो अब अखबार में देने से मेरा खर्चा आ गया करीब 20,000 रुपए का। वो आदमी आया कि मेरे को अंगूठी दे दे, तो मैं क्या कहूंगा, 20,000 पहले वो 20,000 रुपए तो दो। हाँ, बेच सकेगा, जबकि उस चीज के नष्ट हो जाने या उसका मूल्य अधिकांश जाते रहने का खतरा हो। या तो कब मैं बेच सकूंगा, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को एक केले से भरा हुआ पूरा कट्टा मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, वो केले कितने दिन तक रहेंगे मेरे पास, मैक्सिमम टू 2 या मैक्सिमम, 3 दिन। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वो खराब। सड़ने लगे, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, जब पड़ी हुई इस प्रकार पड़ी माल को प्राप्त करने पर नहीं, ऐसे तो इस प्रकार पड़ी वस्तु जो मिली है उसकी वैल्यू कम होने लग जाए। नंबर दूसरा, जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़े पाने वाले विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य की 2/3 तक पहुंच जाए। 2/3 इसको ना यहाँ पर लिख देना, 2/3। 2/3 उसने खर्च कर दिया। जैसे अब 100 रुपए की चीज थी और उसको मेंटेन करते करते मेरे को 66 रुपए, 75 रुपए तो 3/4 है बेटा। हाँ, 3/4 नहीं पता ये वाली गणित, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। एक चीज की बराबर जब अपन 2 टुकड़े करते हैं, 1.5 इसके 2 बराबर टुकड़ा कर रहा हूं, तो हम किसी भी चीज को 1 से जानते हैं, ये क्या है, 1 है, तो ये दोनों टुकड़े कितने कितने हो गए, 1/2, और ये भी कितना हो गया, 1/2। ये तो हो गया फ्रैक्शन मोड में। ठीक है, यदि मैं फ्रैक्शन मोड में नहीं करूं, उसको डिजिट मोड में करना चाहूं तो कैसे करूंगा, 1 है, 1 का आधा कितना होता है साहब, 0.5। अब 1 का आधा 0.5 कैसे होता है, यदि मैं 0.5 को और 0.5 को जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, नलिनी जनक जोड़ो तो कैसे बन रहा है, 5 5 10 पॉइंट लग गया, 1 तो कितना आ गया, 1। या तो मैं लिखूं आधा या लिखूं 0.5। अब 0.5 को आधे से मैं डिवाइड करूं, कैसे होगा पता है, जैसे कि 2 का भाग दे रहा हूं मैं 1 में, ये रहा 2, इसका भाग दिया 1 में। सबसे पहली बात, जब मैं 2 का पावड़ा बोल रहा हूँ, मतलब टेबल जब मैं उसकी बोल रहा हूँ पावड़ा, तो 2 के पावड़े में कभी 1 नहीं आता, तब फिर सबसे पहले क्या हो जाएगा, भाग टूट जाएगा, और जैसे ही भाग टूटेगा तो क्या लगेगा, दशमलव, और दशमलव लगाने का सबसे सुनहरी सीख क्या है, नहीं उसके पहले क्या लगा दो, दशमलव नहीं, पॉइंट लग जाएगा ना, पॉइंट लगेगा, भाग टूटता है जब पॉइंट लगता है, तो भाग टूट गया, तो अब क्या लग गया यहाँ पर, दशमलव, 2 का पावड़ा बोलो भाई, ये आ गया 5, खत्म। 1/2 सैद्धांतिक रूप से 0.5 है और व्यवहारिक रूप से भी 0.5 ही है, समझे। तो जब मैं एक चीज को 2 बराबर टुकड़ों में काटता हूं तो ये बराबर 2 टुकड़े हैं, ये इसी 1 का आधा है, 1 का आधा और ये 1 का आधा। और जब मैं एक चीज को बराबर 3 टुकड़ों में काटता हूं
तो ये क्या है एक, कितने टुकड़े हो गए 3, एक तिहाई। 1/3, 1/3 और 1/3। इस एक को चाहे तो एक मान लो या इस एक को 100 मान लो, या तो एक को एक मान लो या एक को 100 मान लो। यदि मैं एक को 100 मानता हूं तो 100 के बराबर 3 टुकड़े कर रहा हूं तो कितने कितने आएंगे? 33.33 है ना। अच्छा 33 क्यों है? क्योंकि 33 में जोड़ रहा हूं तो 99 आ गए। अभी जो प्लस एक बचा है इसके 3 टुकड़े और करो, वो आ जाएगा 0.33। ये भी कितना आएगा? केवल पॉइंट है, बचा हुआ पॉइंट एक और है। इस बचे हुए पॉइंट एक के और टुकड़े करो, 0.33 चलता रहेगा। इसलिए इस को यदि मैं 100 मान रहा हूं तो वो हो गया 33.33, ये भी हो गया सेम। और यदि मैं इस 1/3 को एक मान रहा हूं तो क्या हो गया? 0.33। तो ये एक चीज है, इसके मैंने 4 बराबर टुकड़े किए, 1 2 3 4। तो 1/4 1/4 1/4 1/4। यदि ये आधे को मैं 0.5 लिख रहा था तो दीपक बताओ 0.5 का आधा कितना होगा? पॉइंट 5 का आधा 0.5 का आधा 0.25। तो ये सब के सब क्या हो गए? 0.25। नलिनी 0.25 का आधा कितना होगा? पॉइंट 14 समथिंग आएगा। 0.25 का आधा कितना? 125। अब पॉइंट नहीं, ये रहा पॉइंट 0.125 का आता मतलब घबराते क्यों? क्या कर रहे हैं? देखो 5 में यदि मैं आधा कर रहा हूं तो 0.25 मतलब 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 का आधा 1.25 होता है, और 1.25 का आधा कितना होता है? 1.25 का आधा 0.75 या 0.075। 1.25 में क्या क्या आ जाएगा? 1.25 में एक तो 50 आएगा मतलब 0.5, और इस 25 का और आधा मतलब 12.5। तो 0.5 और 12.5 0.67 के आसपास। 125 का आधा हो जाएगा 6125। सॉरी गलत है, 625। क्या क्या हुआ है? 0.50 प्लस 12.5। 0.50 किसका? इस एक का, और 12.5 किसका? इसका। लगभग इतना ही आएगा। चलो अभी बना करते हैं, इस कहानी को छोड़ के इधर करते हैं। ये 0.25 इन दो 0.25 को जोड़ देता हूँ, वो आएगा 0.5। इन दो 0.25 को जोड़ देता हूँ 0.5। एक बात हो, इन दो 0.25 और एक इस 0.25 को जोड़ देता हूँ तो मतलब हो गया 0.25 इज इक्वल टू, और इसी 0.25 को करते हैं 3 चौथाई। बीच में पेंटे आने लगी थी जिसको हम कहते थे 3/4। घुसो उसमें एक बार, जब जाकर पता चलेगा। हाँ, कहाँ से आई थी कहानी? 2 तिहाई से। 2 तिहाई से। और जैन पता है कि 2 तिहाई कितना होता है? 100 का 2 तिहाई कितना होता है? 66.66। यदि आपने 1000 रुपए की चीज के 666 रुपए समथिंग खर्च कर दिए तब आप उसको बेच सकते हो। तो यहाँ से बड़ा ही अच्छा सवाल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आ रहा है। 170, इसको हम कहते हैं लियन, LIEN, लियन। इसको अपन क्या कहते हैं? धारणा अधिकार। बेन का नहीं, बेना बीवी वर्सेस वकील चौधरी अहमद का केस अपन ने कई बार डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी से हट जाता है, धारण
ये मैं नहीं रखता, ये बात है। ये क्या है साहब? धारणाधिकार हम किसको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने उपनिहित वस्तु को प्राप्त किया है तो वो संपत्ति को तब तक रोक रख सकता है जब तक कि उसको उस संपत्ति को दिए गए कौशल या खर्चों का उसको भुगतान नहीं कर दिया जाए। पढ़ो तो दीपक एक बार। जहाँ की नीति में उपनिहित माल के बारे में उपनिदान के प्रयोजनों के अनुसार कोई ऐसी सेवा की हो जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग अंतर्वलित हो। एक मिनट, टेलर को दिया मैंने कपड़े सिलाने के लिए और उसने कपड़े सिल दिए, या फिर घड़ी सही करने वाले आदमी को मैंने अपनी घड़ी दी, उसने घड़ी ठीक कर दी। अब वो मेरे को घड़ी कब तक नहीं देगा? बस उसने यदि अपने कौशल का इस्तेमाल किया है तो वह प्रतिकूल सुविधा के अभाव में उसे ऐसे माल के तब तक प्रतिधारण का अधिकार है जब तक वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उसके बारे में की वो सम्यक पारिश्रमिक नहीं पा लेता। बस इसी को हम कहते हैं धारणा अधिकार। सेक्शन नंबर 170 एक संविदा नहीं है, एक अधिकार है। सेक्शन 170 में जहाँ विशिष्ट धारणाधिकार की बात लिखी है, उसी तरह से सेक्शन 171 में साधारण धारणा अधिकार की बात लिखी हुई, जिसको केवल साधारण धारणा अधिकार पढ़ के आगे आ जाना है। सेक्शन नंबर 172। अच्छा, उपनिदान में क्या किया अभी अपन ने? किसी प्रॉपर्टी को प्रयोजन विशेष के लिए किसी संपत्ति को परिदत्त किया। गिरवी में और उपनिदान में ये एक ही अंतर है कि उसमें हम प्रयोजन विशेष के लिए किसी संपत्ति का परिधान करते हैं और इसमें हम किसके लिए कर रहे हैं? ऋण के लिए किसी संपत्ति का परिधान कर रहे हैं। तो जब मैं ऋण के लिए कर रहा हूँ, कह रहे यार दीपक आप मेरी मोटरसाइकिल ले तो जा रहे हो, चलो ले जाओ कोई बात नहीं, आप मेरे को वापस दे दोगे, मुझे पता है, पर यार मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, तुम ये मोटरसाइकिल तुम्हारे पास रखो, मुझे 50,000 दे दो, जब मैं तुम्हें 50,000 रुपए वापस दे दूंगा तो आप मुझे मेरी मोटरसाइकिल दे देना। तो अब मैंने आपको ये जो मोटरसाइकिल दी है वो किसके लिए दी है? ऋण के वजह। हालांकि मैं हूं तो उपनिदाता ही अभी भी, पर यदि मैं ऋण के मकसद से ले रहा हूं तो मैं अब क्या बन गया? उपनिदाता नहीं बनकर गिरवीदार। आप जिसको कि मैंने मेरी किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखी है, नहीं वो जो प्रॉपर्टी मैंने दी है वो क्या बन गया है? गिरवी दाता। पणियम कार पणियम दाता, है ना? और ये जो संविदा है वो किसकी बन गई है? गिरवी की संविदा बन गई। बस पढ़ो जरा किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। बस इतनी सी बात है कि वो जो माल का उपनिधान किया था ना अपन ने, उस उपनिधान को किस लिए कर रहे हैं? किसी ऋण के या किसी वचन के पालन के लिए। तो हम इसी को क्या कर रहे हैं? गिरवी कहलाता है। और उस दशा में उपनिदाता पणियम कहलाता है, उपनीति पणियम। बस उसको हमने बेलर और बेली कहा था, इसको हम पॉनर और पौनी बोलते हैं। गिरवी की संविदा केवल चल संपत्ति के बारे में होती है। गिरवी की संविदा और धारणा ये जस्ट अभी मैंने कौन सी संविदा? उपनिधान की संविदा में क्या अंतर है? गिरवी की संविदा में माल लाए जाने का अधिकार उत्पन्न होता है, जबकि उपनिधान की संविदा में धारणाधिकार का अधिकार उत्पन्न होता है। गिरवी पे वाद लाने का अधिकार। गिरवी पे वाद लाने का अधिकार। उपनिधान की संविदा में धारणाधिकार का अधिकार उत्पन्न होता है। गिरवी में भी तो धारण करके रख सकते हैं। गिरवी में तो उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी, हाँ, पैसा नहीं दो तो चल जाएगा, उसका तो काम हो जाएगा। पर उस चीज में उस प्रॉपर्टी का करेगा क्या? बेच के खा लिया नहीं, उसको कपड़े जो सिलने के लिए दिए थे उन कपड़ों का क्या करेगा? तभी अपन आज यहाँ तक ही रखे, बाकी कल डिस्कस करें।